वानर और इंसानों के पूर्वज 5 मिलियन साल पहले एक ही थे। हड्डी दर हड्डी, मांसपेशी दर मांसपेशी, अणु दर अणु। एप्स और इंसानों के शरीर में कोई खास अंतर आज भी नहीं है। चिंपांजी के उलट हमारे पूर्वज सीधे खड़े होकर चलते थे, जिससे उनके हाथ चीजों को छूने, ठीक करने और प्रयोग करने के लिए आजाद हो गए। हम ज्यादा समझदार हो गए। हमने बोलना शुरू किया। पिछले कुछ मिलियन सालों में इंसानी परिवार की कई शाखाएं विलुप्त हो गई हैं। हम, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाले वानर थे, वे ही बचे रह गए हैं। उन शुरुआती कोशिकाओं से लेकर हम तक एक अटूट कड़ी जुड़ी हुई है। आइए इसे फिर से देखते हैं। 4 अरब साल के विकास क्रम को 40 सेकंड में देखते हैं। अणु को अगर 4 अरब साल का एवोल्यूशन मिल जाए तो वो ये सब करता है। हम कभी कभी विकास क्रम को एक मुख्य तने से निकलती कई शाखाओं के रूप में दिखाते हैं, जहां हर शाखा को नेचुरल सिलेक्शन द्वारा छांटा और काटा जाता है। आज जीवित हर पौधे और जानवर का इतिहास भी उतना ही पुराना और शानदार है जितना हमारा। इंसान एक शाखा पर है, लेकिन अब हम 4 अरब साल पुराने इस पेड़ की हर शाखा के भविष्य को प्रभावित करते हैं। पेड़ कितने प्यारे होते हैं। इंसानी प्रजाति पेड़ों के बीच और उनके आसपास ही विकसित हुई। पेड़ों के प्रति हमारा स्वाभाविक लगाव है। पेड़ प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। वे सूरज की रोशनी पाने के लिए होड़ करते हैं। वहां उन 2 पेड़ों को देखिए जो सूरज की रोशनी पाने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत शालीनता और हैरानी करने वाली धीमी गति से। पृथ्वी पर इतने सारे पौधे हैं कि उन्हें मामूली समझने या उनके डिजाइन की बारीकी और कुशलता को नजरअंदाज करने का खतरा रहता है। वे महान और सुंदर मशीनें हैं जो सूरज की रोशनी से चलती हैं, जमीन से पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और उन्हें अपने और हमारे इस्तेमाल के लिए भोजन में बदलती हैं। ये लंदन के क्यू में स्थित रॉयल बोटैनिक गार्डन्स है, जो जीवित पौधों का संग्रहालय है। हर पौधा अपने जरूरी कामों के लिए ऊर्जा के स्रोत के तौर पर अपने बनाए कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करता है, और हम जानवर, जो असल में पौधों पर निर्भर परजीवी हैं, हम कार्बोहाइड्रेट चुराते हैं ताकि हम अपने काम कर सकें। पौधों और उनके फलों को खाने पर हम कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, जो सांस लेने की प्रक्रिया के कारण हमारे खून में घुल जाती है। इस केमिकल रिएक्शन से हमें वह एनर्जी मिलती है जिससे हम काम कर पाते हैं। इस प्रक्रिया में हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, जिसका इस्तेमाल पौधे और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए करते हैं। कितना शानदार तालमेल है। पौधे और जानवर एक दूसरे की छोड़ी हुई गैसों का इस्तेमाल करते हैं और ये पूरा चक्र भरपूर सूरज की रोशनी से चलता है। लेकिन अगर जानवर न भी हों, तब भी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी ही। हमें पौधों की जरूरत उससे कहीं ज्यादा है जितनी उन्हें हमारी है। धरती पर मौजूद जीवों में कई तरह की समानताएं होती हैं। कुछ समानताएं तो साफ दिखती हैं, जैसे कि 5 की संख्या का इस्तेमाल। इंसानों के शरीर के 5 मुख्य हिस्से होते हैं:
एक सिर, दो हाथ और दो पैर। बत्तखों के भी ऐसे ही हिस्से होते हैं। हालांकि उनके शरीर के इन हिस्सों का काम बिल्कुल हमारे जैसा तो नहीं होता। ऑक्टोपस का शरीर अलग तरह का होता है और किसी दूसरे ग्रह का जीव तो और भी अजीब हो सकता है। ये समानताएं तब भी बनी रहती हैं और कहीं ज्यादा गहरे स्तर पर जब हम जीवन के मॉलिक्यूलर आधार को देखते हैं तब इनमें समानता स्पष्ट होती है। हजारों करोड़ों तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, फिर भी जीवन की जरूरी मशीनरी में उनमें से सिर्फ 50 का ही इस्तेमाल होता है। उन्हीं 50 मॉलिक्यूल्स का बार बार बहुत होशियारी से हर जीवित चीज में अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम धरती पर जीवन की सबसे बुनियादी चीजों को देखते हैं, जैसे सेल की केमिस्ट्री को कंट्रोल करने वाले प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड का स्पाइरल या हेलिक्स जो आनुवंशिक जानकारी ले जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल्स हमारे ग्रह के सभी पौधों और जानवरों में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ये ओक का पेड़ और मैं, हम दोनों एक ही चीज से बने हैं। अगर आप बहुत पीछे जाएं तो पाएंगे कि हमारा सबका पूर्वज एक ही था। इसीलिए हमारी केमिस्ट्री इतनी मिलती जुलती है। आइए जीवन के इस साझा आधार को समझने के लिए एक यात्रा पर चलें। धरती पर जीवन के केंद्र में मौजूद मॉलिक्यूलर मशीनरी की जांच करने के लिए एक सफर, सेल के न्यूक्लियस तक की एक यात्रा। सबसे पहले हमें एक सेल चाहिए। मेरे शरीर में खरबों सेल हैं। मैं उनमें से कुछ इस प्रयोग के लिए दान कर सकता हूं। उंगली में सुई चुभाना भी माइक्रोस्कोपिक दुनिया के पैमाने पर एक बड़ी घटना होती है। लाखों रेड ब्लड सेल्स अपने आम रास्तों से हट जाते हैं, लेकिन ज्यादातर सेल्स शरीर में घूमते रहते हैं और ऑक्सीजन का अपना हिस्सा शरीर के सबसे दूर के हिस्से तक पहुंचाते रहते हैं। हम एक जीवित सेल में प्रवेश करने वाले हैं। ये दुनिया अपने आप में उतनी ही जटिल और सुंदर है जितनी कि गैलेक्सी और तारों की दुनिया। बहुत सारी लाल रक्त कोशिकाओं के बीच हमें एक श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल मिलती है, जिसे लिम्फोसाइट कहते हैं। इसका काम शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं से मेरी रक्षा करना है। ये अपनी झुर्रीदार सतह पर एंटीबॉडी बनाती है, लेकिन इसका अंदरूनी हिस्सा दूसरी कोशिकाओं जैसा ही होता है। मेम्ब्रेन को पार करके हम कोशिका के अंदर पहुंचते हैं। यहाँ हर हिस्से का अपना काम होता है। वे गहरे रंग के गोले असल में कारखाने हैं, जहां मैसेंजर मॉलिक्यूल्स ऐसे एंजाइम बनाने में लगे हैं जो कोशिका की केमिस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। इन मैसेंजर को कोशिका के केंद्रक, जो कोशिका का दिल और दिमाग होता है, के अंदर से निर्देश देकर भेजा जाता है। कोशिका को कैसे काम करना है और दूसरी कोशिका कैसे बनानी है, सभी निर्देश वहीं छिपे होते हैं। हमें एक सुरंग या न्यूक्लियर पोर मिलता है, जो कोशिका के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण हिस्से तक जाने का रास्ता है। ये हार जैसी दिखने वाली उलझी और मुड़ी हुई संरचनाएं न्यूक्लिक एसिड या डीएनए हैं। एक इंसान को बनाने के लिए जरूरी सारी जानकारी डीएनए मॉलिक्यूल में जीवन की भाषा के रूप में कोड की गई होती है। ये डीएनए का डबल हेलिक्स है। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें लगभग 100 अरब गतिशील हिस्से होते हैं, जिन्हें एटम्स कहा जाता है। डीएनए के एक मॉलिक्यूल में उतने ही एटम्स होते हैं जितने एक आम गैलेक्सी में तारे होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम, जो यहाँ चमकीले रंगों में दिखाया गया है, यही वह चीज है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। अगर आप न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम बदल दें तो जेनेटिक निर्देश भी बदल जाएगा। डीएनए को बहुत सटीकता के साथ खुद की नकल करनी होती है। डीएनए अणु की रेप्लिका दोनों हेलिक्स को अलग करने से शुरू होती है। ये काम एक अनवाइंडिंग एंजाइम करता है, जो किसी सटीक औजार की तरह काम करता है। नीले रंग में दिखाया गया ये एंजाइम
उन केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ता है जो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते हैं और डीएनए के दोनों हेलिक्स को एक साथ बांधे रखते हैं। एंजाइम अणु के साथ साथ आगे बढ़ता है और डीएनए को अनजिप करता जाता है। खास एंजाइमों की देखरेख में हर हेलिक्स दूसरे की नकल करता है। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक सूप में कई फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एंजाइम पास आते न्यूक्लियोटाइड को पहचानता है और उसे सही जगह पर फिट कर देता है, जिससे डबल हेलिक्स में एक और पायदान बन जाता है। जब आपके किसी सेल में डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होता है तो हर सेकंड दर्जनों न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ रहे होते हैं। किसी एक डीएनए मॉलिक्यूल पर हजारों एंजाइम काम कर रहे होते हैं। जब कोई आने वाला न्यूक्लियोटाइड फिट नहीं बैठता तो एंजाइम उसे हटा देता है। इसे हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं। कभी कभी प्रूफ रीडिंग में गलती हो जाती है, गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है और जेनेटिक निर्देशों में थोड़ा सा रैंडम बदलाव आ जाता है। इसे म्यूटेशन कहते हैं। ये एंजाइम एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड्स को पकड़ता है, उन्हें सही क्रम में जोड़ता है और जानता है कि प्रूफ रीडिंग कैसे करनी है। ये पृथ्वी पर हर सेल और हर जीव के रेप्लिकेशन के लिए सबसे बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है। वह एंजाइम और खुद डीएनए जबरदस्त शक्तियों वाली मॉलिक्यूलर मशीनें हैं। हर जीवित चीज के अंदर ये मॉलिक्यूलर मशीनें ये पक्का करने में लगी रहती हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स का रेप्लिकेशन जारी रहे। मेरी त्वचा पर एक छोटा सा कट लगने पर एक लोकल अलार्म बजता है और खून की मजबूत रेशों का एक जटिल जाल बनाता है ताकि क्लॉट बन सके और खून का बहाव रुक सके। यहाँ एक बहुत नाजुक संतुलन होता है। अगर बहुत ज्यादा क्लॉटिंग हो तो आपका खून जम जाएगा। अगर बहुत कम क्लॉटिंग हो तो जरा सी खरोंच से भी खून बहने से आपकी मौत हो सकती है। इस संतुलन को एंजाइम कंट्रोल करते हैं, जिन्हें डीएनए निर्देश देता है। यहाँ नीचे सफाई करने वाली एक टीम भी होती है जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स शामिल होती हैं। ये हरकत में आती हैं, बाहर से आए बैक्टीरिया को घेरती हैं और उन्हें तेजी से खा जाती हैं। सफाई का ये काम किसी इन्फेक्शन से ठीक होने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, जिसे डीएनए कंट्रोल करता है। ये कोशिकाएं हमारे ही शरीर का हिस्सा हैं, लेकिन कितनी अलग लगती हैं, जैसे कोई बाहरी जीव हो। हर कोशिका के अंदर बहुत ही बेहतरीन ढंग से विकसित मॉलिक्यूलर मशीनें, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम और कोशिका का ढांचा होता है। हर कोशिका नेचुरल सिलेक्शन की एक जीत है और हम खरबों कोशिकाओं से बने हैं। हम में से हर कोई अपने आप में एक पूरी दुनिया है। हमारे अंदर भी एक बहुत बड़ा और जटिल यूनिवर्स छुपा हुआ है। इंसानी डीएनए एक मुड़ी हुई सीढ़ी जैसा होता है। ये एक अरब न्यूक्लियोटाइड्स जितना लंबा होता है। न्यूक्लियोटाइड्स के कई संभावित कॉम्बिनेशंस बेकार होते हैं, यानी वे ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जिनका कोई काम नहीं होता। हम जैसे जटिल जीवों के लिए न्यूक्लिक एसिड के बहुत कम मॉलिक्यूल ही काम के होते हैं। लेकिन फिर भी न्यूक्लिक एसिड को जोड़ने के तरीकों की संख्या बहुत ज्यादा है। यह संख्या शायद पूरे ब्रह्मांड में मौजूद कुल एटम्स की संख्या से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि इंसानों की जितनी अलग अलग तरह की किस्में हो सकती हैं, उनकी संख्या अब तक जी चुके इंसानों की कुल संख्या से कई ज्यादा है। इंसानी प्रजाति की यह छिपी हुई क्षमता बहुत बड़ी है। न्यूक्लिक एसिड को जोड़ने के ऐसे तरीके भी हो सकते हैं जो अब तक जी चुके किसी भी इंसान के जेनेटिक इंस्ट्रक्शन से कई बेहतर काम करेंगे। अच्छी बात यह है कि हमें अभी यह नहीं पता
या कम से कम अभी तक तो नहीं पता कि अलग तरह के इंसान बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स के वैकल्पिक क्रम यानी सीक्वेंस कैसे बनाए जाएं। लेकिन भविष्य में हम शायद न्यूक्लियोटाइड्स को अपनी पसंद के क्रम में जोड़कर ऐसी इंसानी खूबियां पैदा कर पाएंगे जिन्हें हम अच्छा मानते हैं। ये एक हैरान करने वाली और अद्भुत संभावना है। हम इंसान पेड़ जैसे नहीं दिखते। हम दुनिया को निश्चित रूप से पेड़ की तुलना में अलग नजरिए से देखते होंगे, लेकिन कहीं गहराई में जीवन के आणविक केंद्र मॉलिक्यूलर हार्ट पर हम असल में पेड़ों जैसे ही हैं। हम दोनों ही आनुवंशिक सामग्री के तौर पर न्यूक्लिक एसिड का ही इस्तेमाल करते हैं। हम दोनों ही सेल की केमिस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए एंजाइम यानी प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हम दोनों ही न्यूक्लिक एसिड की जानकारी को प्रोटीन की जानकारी में बदलने के लिए एक ही कोड बुक का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी पेड़ मेरे जेनेटिक कोड को पढ़ सकता है। इंसान और पेड़ में इतनी अद्भुत समानताएं कैसे आईं? हम पेड़ों के बंधु क्यों हैं? क्या किसी दूसरे ग्रह पर जीवन में प्रोटीन, वही न्यूक्लिक एसिड और वही जेनेटिक कोड इस्तेमाल होंगे? आमतौर पर इसका यही जवाब दिया जाता है कि हम सभी पेड़ और इंसान, मछलियां, गाय, भैंस, कुत्ते, बैक्टीरिया 4 अरब साल पहले हमारे ग्रह के शुरुआती दिनों में जीवन की उत्पत्ति की एक ही घटना से निकले हैं। अब जीवन के मॉलिक्यूल कैसे बने? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक लैब में हम शुरुआती पृथ्वी की गैसों को और पानी को मिलाते हैं, थोड़ी ऊर्जा देते हैं और देखते हैं कि क्या हम जीवन के लिए जरूरी चीजें बना सकते हैं। लेकिन शुरुआती वातावरण किस चीज से बना था? आम हवा से। अगर हम अपने मौजूदा वातावरण से शुरुआत करें तो ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो जाता है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाने के बजाय हम बस स्मॉग बनाते हैं। आज की हवा में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन ऑक्सीजन तो पौधों से आती है। ये साफन है कि जीवन की शुरुआत से पहले पौधे नहीं थे। इसलिए हमें अपने एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरुआती माहौल में ऑक्सीजन नहीं थी। ये बात पूरी तरह सही है, क्योंकि ब्रह्मांड ज्यादातर हाइड्रोजन से बना है, जो ऑक्सीजन को सोख लेती है। पृथ्वी की कम ग्रेविटी की वजह से हमारी ज्यादातर शुरुआती हाइड्रोजन गैस अंतरिक्ष में चली गई। अब लगभग कुछ भी नहीं बची है। लेकिन 4 अरब साल पहले हमारा वातावरण हाइड्रोजन वाली गैसों, मीथेन, अमोनिया और पानी की भाप से भरा हुआ था, और हमें इन्हीं गैसों का इस्तेमाल करना चाहिए। इन गैसों की शुद्धता का पूरा ध्यान रखते हुए मेरे साथी उन्हें उनके होल्डिंग फ्लास्क से पंप करते हैं। इस तरह का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले 1950 के दशक में स्टैनली मिलर और हेरोल्ड उरे ने किया था। शुरुआती गैसों को अब एक बड़े रिएक्शन वेसल में डाला जाता है। हम इस मिश्रण पर अल्ट्रावायलेट लाइट डाल सकते हैं, जिससे शुरुआती सूरज जैसा माहौल बन सके। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में गैसों में स्पार्क किया जाएगा ठीक वैसे ही जैसे शुरुआती माहौल में शुरुआती बिजली कड़कने से होता था।
कुछ ही घंटों के बाद रिएक्शन वेसल के अंदर एक अजीब भूरे रंग का पदार्थ जम जाता है, जो जटिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक बड़ा संग्रह होता है, जिसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी शामिल होते हैं। सही हालात में ये बिल्डिंग ब्लॉक्स खुद ब खुद छोटे प्रोटीन और छोटे न्यूक्लिक एसिड जैसे मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड अपनी जैसी हूबहू कॉपी भी बना सकते हैं। इस वेसल में जीवन के संगीत के सुर तो मौजूद हैं, हालांकि अभी पूरा संगीत नहीं बना है। अब तक किसी ने भी शुरुआती पृथ्वी की गैसों और पानी को मिलाकर एक्सपेरिमेंट के आखिर में फ्लास्क से किसी जीव को बाहर निकलते हुए नहीं देखा है। जीवन की शुरुआत के बारे में अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है, जिसमें जेनेटिक कोड की शुरुआत भी शामिल है। लेकिन हम ऐसे एक्सपेरिमेंट सिर्फ 30 साल से ही कर रहे हैं, जबकि प्रकृति के पास 4 अरब साल थे। वैसे इन प्रयोगों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिर्फ पृथ्वी पर ही होता हो। जिन गैसों से हम शुरुआत करते हैं और जिन ऊर्जा स्रोतों का हम इस्तेमाल करते हैं, वे पूरे ब्रह्मांड में आम हैं। इसलिए इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर और उल्कापिंडों में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स के लिए ऐसी ही केमिकल रिएक्शंस जिम्मेदार रही होंगी। मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों दूसरी दुनियाओं पर भी ऐसी ही केमिकल रिएक्शंस हुई होंगी। देखिए, इस चीज के बड़े बड़े ढेर बनाना कितना आसान है। जीवन के मॉलिक्यूल्स पूरे ब्रह्मांड में भरे पड़े हैं। अब कहीं और का जीवन कैसा दिखेगा? भले ही उसकी मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री पृथ्वी पर मौजूद जीवन जैसी ही हो, जिस पर मुझे शक है, फिर भी उसका रूप पृथ्वी पर जाने पहचाने जीवों जैसा नहीं हो सकता। इवोल्यूशन की प्रक्रिया का रैंडम स्वभाव ऐसी जगहों पर ऐसे जीव बना सकता है जो हमारे जाने पहचाने जीवों से बिल्कुल अलग हों। जुपिटर जैसी किसी दुनिया के बारे में सोचिए, जहां का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, पानी और अमोनिया से भरपूर हो, और जहां अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आसमान से प्रसाद की तरह गिर रहे हों, जैसे मिलर यूरे प्रयोग के नतीजों में दिखा था। क्या ऐसी दुनिया में जीवन हो सकता है? खैर, यहाँ एक खास समस्या है। एटमॉस्फेयर में बहुत उथल पुथल होती है और सतह तक पहुंचने से पहले ही आप मर सकते हो। गहराई में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप नीचे खींच लिए जाएंगे और जल जाएंगे। इसलिए जिंदा रहने का एक तरीका यह है कि जलने से पहले ही आप अपनी आबादी बढ़ा लें। उथल पुथल आपकी कुछ संतानों को ऊपर की ठंडी परतों तक ले जाएगी। ऐसे जीव बहुत छोटे हो सकते हैं। हम उन्हें सिंकर्स कहते हैं। कॉर्नेल के फिजिसिस्ट सॉल पीटर और मैंने ऐसी दुनिया में संभावित जीवन के बारे में कुछ कैलकुलेशंस किए हैं। विशालकाय जीवित गुब्बारे अपने अंदर से भारी गैसें पंप करके या अपने अंदरूनी हिस्से को गर्म रखकर हवा में तैरते रह सकते हैं। वे हवा में मौजूद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स खा सकते हैं या सूरज की रोशनी से अपना भोजन खुद बना सकते हैं। हम इन जीवों को फ्लोटर्स कहते हैं। हम ऐसे फ्लोटर्स की कल्पना करते हैं जो कई किलोमीटर चौड़े हों, अब तक की सबसे बड़ी व्हेल से भी कहीं ज्यादा बड़े, शहरों के आकार के जीव। हम उन्हें बादलों के विशाल सागर में जहां तक नजर जाए बड़े बड़े झुंडों में तैरते हुए और ऊपर उठती हवाओं में जमा हुए देखते हैं। लेकिन इस अनजान माहौल में दूसरे जीव भी हो सकते हैं, जैसे शिकारी। शिकारी तेज और फुर्तीले होते हैं। वे फ्लोटर्स इन हवा में तैरने वाले जीवों को खाते हैं, क्योंकि उनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और शुद्ध हाइड्रोजन का भंडार होता है। लेकिन शिकारी बहुत ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वे सारे फ्लोटर्स को खत्म कर देंगे तो वे खुद भी मर जाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे जीवों के होने की इजाजत देते हैं। आर्ट उन्हें एक तरह की असलियत के तौर पर दिखाता है, लेकिन कुदरत हमारे अंदाजों को मानने के लिए मजबूर नहीं है। हालांकि अगर मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों ऐसी दुनियाएं हैं जहां जीवन है, तो मुझे लगता है कि ऐसी कुछ जगहें हो सकती हैं जहां शिकारी, फ्लोटर्स और सिंकर्स नीचे डूबने वाले जीव हों। बायोलॉजी ज्यादातर हिस्ट्री जैसी है। इसमें आज को समझने के लिए आपको अतीत को जानना पड़ता है। बायोलॉजी की कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जिससे भविष्य का अंदाजा लगाया जा सके। ठीक वैसे ही
जैसे हिस्ट्री की भी कोई ऐसी थ्योरी नहीं है। इसकी वजह भी वही है, दोनों ही विषय हमारे लिए अभी बहुत पेचीदा हैं। धरती के बाहर जीवन के एक भी उदाहरण की स्टडी, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, जैसे कि कोई माइक्रोब, बायोलॉजी के दायरे को बढ़ाएगी। इससे हमें पता चलेगा कि और क्या क्या मुमकिन है। हमने अब तक सिर्फ एक ही दुनिया पर जीवन की आवाज सुनी है, लेकिन पहली बार, जैसा कि हम देखेंगे, हमने इस कॉस्मिक संगीत की गंभीर वैज्ञानिक खोज शुरू की है। हाल के सालों में हमने जीवन की शुरुआत के बारे में बहुत कुछ जाना है। क्या आपको आरएनए याद है? वह न्यूक्लिक एसिड जिसे हमारी कोशिकाएं मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। खैर, पता चला है कि आरएनए प्रोटीन की तरह ही केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है और खुद को दोहरा भी सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, जो प्रोटीन नहीं कर सकते। कई वैज्ञानिक अब सोच रहे हैं कि क्या धरती पर पहला जीवन एक आरएनए मॉलिक्यूल था, और अब यह मुमकिन लगता है कि जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स 4 अरब साल पहले आसमान से गिरे थे। धूमकेतुओं में बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और वे शुरुआती धरती पर बड़ी तादाद में गिरे भी थे। हमने लगभग 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर और धरती पर मौजूद ज्यादातर दूसरी प्रजातियों के खत्म होने का भी जिक्र किया। अब हमें पता है कि ठीक उसी समय एक बड़ा धूमकेतु धरती से टकराया था। उस टक्कर से उड़ी धूल की वजह से धरती ठंडी और अंधेरी हो गई, जिससे शायद सारे डायनासोर को खत्म हो गए, लेकिन छोटे रोएदार स्तनधारी जीव बच गए जो हमारे पूर्वज थे। दूसरे दौर में भी धूमकेतुओं की वजह से बड़े पैमाने पर जीवों के खत्म होने की संभावना रहती है। अगर ये सच है तो इसका मतलब होगा कि धूमकेतु ही जीवन और मौत दोनों का कारण रहे हैं।